नमस्कार मित्रों, आज वाली क्लास में अपन अरस्तु के जो नागरिकता के संबंध में विचार है उसका अपन अध्ययन करेंगे कि नमस्कार मित्रों, आज वाली क्लास में अपन अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे जो पहली वाली क्लास है उसमें अपन ने अरस्तु का जो जीवन परिचय है उसके बारे में पढ़ा। अरस्तु के जो राजनीति विज्ञान का जनक कहने के कारण हैं उसके बारे में अध्ययन किया। अब अरस्तु नागरिकता के संबंध में क्या विचार देता है वो अपन यहाँ पढ़ते हैं कि अरस्तु ने जो रचना है अरस्तु की पॉलिटिक्स से उसको 8 भागों में डिवाइड किया गया। तीसरे भाग में वो नागरिकता के संबंध में विचार देता है, यानी कि राज्य के नागरिक कौन होंगे और राज्य के नागरिक कौन नहीं होंगे, यानी कि नागरिकता किनको नहीं दी जाएगी। इसके संबंध में जो अरस्तु है क्या विचार दिए वो अपन यहाँ पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम तो अरस्तु क्या है कि निषेधात्मक अवधारणा नागरिकता के बारे में देता है, यानी कि जो राज्य में जन्म लेता है उसको नागरिक नहीं माना जा सकता या केवल निवास से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह अधिकार तो विदेशियों को भी मिल सकता है। तो अरस्तु इस बारे में क्या कहता है कि केवल निवास से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी और दास भी राज्य में रहते हैं। दूसरी बात वो कहता है कि अभियोग चलाने का अधिकार भी नागरिकता प्रदान नहीं कर सकते, यानी कि अपन कोर्ट केस में जाकर भी नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरी बात, जिनकी नागरिकता छीनी गई है उन्हें या जिन्हें देश निकाला दिया जा चुका है वो नागरिक नहीं हो सकता, और किसी राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने या नागरिक की संतान होने से भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि यह लक्षण पुराने राज्यों के विषय में तो ठीक हो सकता है किंतु नए राज्यों के आरंभिक नागरिकों पर वो लागू नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो है ये सब बातें अरस्तु ने बताई हैं। अब अरस्तु क्या कहता है कि अरस्तु के मतानुसार वही व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। यानी कि एक लाइन में अरस्तु ने क्या कहा है कि राज्य का नागरिक वही हो सकता है जो स्थायी रूप से राज्य के प्रशासन या न्याय व्यवस्था में या राजकीय पदों को ग्रहण करने की योग्यता रखता है या भाग लेता है, वही व्यक्ति राज्य का नागरिक माना जा सकता है। अब देखिए नागरिकता के संबंध में आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए, उसके लिए क्या बताता है। उसके अनुसार शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों को संपादन करने के लिए अत्यधिक विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति तथा व्यवहारिक क्षमता, बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। उन्हें शासक और शासित दोनों ही रूपों में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि जो नागरिक है उनमें बौद्धिक मानसिक क्षमता तेज होनी चाहिए और शासक और शासित के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता होनी चाहिए। व्यक्ति द्वारा ये गुण केवल उसी स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं जब उसके पास प्राप्त अवकाश हो, यानी कि ये बात आपको 2 नंबर के सवाल में पूछी जा सकती है कि अरस्तु के अनुसार अवकाश से क्या तात्पर्य है। तो अरस्तु अवकाश के संबंध में क्या कह रहा है कि अवकाश से तात्पर्य छुट्टियों से नहीं बल्कि उन कार्यों को करने से है या रोकने से है जो अपने आप में साध्य हैं, साधन नहीं। यानी कि अरस्तु अवकाश की परिभाषा देते हुए क्या कहता है कि अवकाश का तात्पर्य छुट्टियों से नहीं बल्कि उन कार्यों को रोकने से है जो अपने आप में साध्य हैं, साधन नहीं। जैसे उदाहरण देते हुए वो कहता है कि खानों में काम करना, मकान बनाना या व्यवसाय करना, ये सब कार्य जीविकोपार्जन के साधन है, और जो व्यक्ति जीविकोपार्जन के कार्यों में लगा रहता है उसके पास पर्याप्त अवकाश नहीं होता। तो ये क्या हुआ, जीविकोपार्जन के साधन हैं, साधन नहीं। तो क्या कह रहा है, ज्ञान, चित्रकला, संगीत और राजनीति आदि अपने आप में साध्य हैं। तो अरस्तु का विचार है कि जिन व्यक्तियों का सारा समय शक्ति और जीविकोपार्जन के कार्यों में लग जाता है उन्हें अवकाश नहीं मिल पाता, यानी कि वो सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों में भाग नहीं ले पाते। तो आगे चलकर अरस्तु क्या कहता है, तो नागरिकता को निम्न श्रेणियों में बांट दिया गया है, या नागरिकता किन को प्राप्त नहीं होनी चाहिए, किन लोगों को नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। तो वो क्या कहता है कि जिन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में संपत्ति नहीं है वो नागरिक नहीं बनाए जा सकते हैं, जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं उनको नागरिकता नहीं दी जा सकती, जो दास हैं उनको नागरिक नहीं माना जा सकता, श्रमिक वर्ग है उनको नागरिक नहीं माना जा सकता। तो उसकी विचारधारा तो इन जो व्यक्तियों के मैंने नाम बताए उनको नागरिकता से वो वंचित रखने की है। तो
किस किस को वो नागरिक नहीं मानता, तो वो कहता है एक तो संपत्ति विहीन, यानी कि जिनके पास संपत्ति नहीं है, श्रमिक वर्ग हो गया, एक है दास, वृद्ध व्यक्ति, बच्चे व स्त्रियां, यानी कि इन लोगों को वो नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। अब वो क्या कहता है इनके बारे में कि संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह वर्ग गुणों का विकास नहीं कर पाता, यानी कि जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको नागरिकता देने के वो पक्ष में नहीं है, तथा इनकी राज्यों के कार्यों में रुचि भी नहीं होती। इसके अतिरिक्त संपत्ति विहीन वर्ग को राज्य के प्रबंध का कोई अनुभव नहीं होता, यानी कि अरस्तु कहना चाहता है कि जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं होती उनकी राज्यों के कार्यों में कोई रुचि नहीं होती और राज्यों का जो प्रबंध का जो कार्य है उनमें अनुभव नहीं होता, तो संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। दूसरा क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए दास वर्ग है, तो दासों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे सिर्फ पारिवारिक जीवन में दास मात्र होते हैं, शारीरिक परिश्रम के कार्य करने के कारण उनमें उचित विवेक नहीं होता। इसी प्रकार वह श्रमिक वर्ग को भी नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा जैसे कोई बेईमान है, सूदखोरी का कार्य करता है, ब्याज का कार्य करता है, तो उन व्यक्तियों को भी नागरिकता देने के का समर्थन वो नहीं करता। इसके अलावा जो स्त्रियां हैं, वृद्ध बच्चे हैं, उनमें नागरिकता प्रदान वो नहीं करता क्योंकि उनकी जो बौद्धिक क्षमता का स्तर है वो निम्न श्रेणी का होता है। सभी वृद्ध व्यक्तियों को उनके पास शारीरिक क्षमता का विकास नहीं होता। तो ये जो बातें हैं वो आपको परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, 5 नंबर के सवाल में पूछी जा सकती हैं कि अरस्तु किन व्यक्तियों को नागरिकता देने का समर्थन करता है और किन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं देने का समर्थन करता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं देता, श्रमिक वर्ग को, दास वर्ग को, वृद्ध व्यक्तियों को, बच्चे तथा स्त्रियों को वो नागरिकता देने के समर्थन नहीं करता। अब देखिए अरस्तु के जो इस पक्ष की कई जो विचारक हैं वो आलोचना करते हैं कि अरस्तु ने ये जो नागरिकता की अवधारणा दी है ये सही नहीं है। तो वो किन आधारों पर इसकी आलोचना करते हैं कि ये अरस्तु ने जो विचारधारा दी है ये अत्यंत संकुचित अवधारणा है, प्रतिनिधित्व शासन में अपनाना संभव नहीं है, अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं है और अनेक वर्गों और गुटों का इससे उदय होता है। तो अपन यहाँ देखते हैं कि अरस्तु नागरिकता के संबंध में आलोचना किन बिंदुओं पर है। नागरिकता के संबंध में अरस्तु की आलोचना। यानी कि नागरिकता के संबंध में अरस्तु की आलोचना किन आधारों पर की जाती है उन्हें यहाँ पर देखते हैं बात। हाँ, तो अरस्तु की जो नागरिकता के संबंध में आलोचना की जाती है वो ये है कि अत्यधिक सीमित और संकुचित धारणा है, धनिक तत्वीय दृष्टिकोण अपनाया है अरस्तु ने, अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं, अनेक वर्गों और गुटों का उदय प्रवासी नागरिकों पर लागू नहीं। यानी कि अरस्तु ने जो नागरिकता की धारणा है दी है उसकी क्रांति विचारकों के द्वारा आलोचना की गई। तो वो आलोचना के बिंदु मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहला बिंदु मैंने लिखा है कि अत्यधिक सीमित और संकुचित धारणा, यानी कि जो अरस्तु ने जो नागरिकता की धारणा दी है वो एक ऊँची, ये इसको अपन छोटी जो है वो धारणा है क्योंकि जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को यह नागरिकता से वंचित कर देता है, क्योंकि दास, श्रमिक और व्यवसाय, वृद्ध, स्त्रियां, बच्चे नागरिकता को वो उनको नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है, जबकि जनसंख्या को बहुत बड़ा भाग ये कवर करता है।
दूसरी बात, धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण, यानी कि जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति नहीं है उनको वो नागरिकता नहीं देता, सिर्फ संपत्तिशाली व्यक्तियों को ही वो नागरिकता देने का समर्थन करता है। तो इस प्रकार यह वर्तमान समय में इसको लागू नहीं किया जा सकता कि क्योंकि केवल धनवान व्यक्ति ही नागरिक हो सकता है, गरीब व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। तीसरी बात, अरस्तु ने जो नागरिकता की धारणा दी है वो कम जनसंख्या वाले राज्यों पर ही लागू हो सकता है, बड़े जिन राज्यों की संख्या बहुत अधिक है उन राज्यों पर ये लागू नहीं हो सकता। नंबर 4 के पर बात करें, अनेक वर्गों और गुटों का उद्देश्य, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़े भाग को ये नागरिकता देने का समर्थन नहीं करता, तो इससे क्या है कि द्वेषता की भावना फैलेगी, वैमनस्यता, उससे अनेक राज्यों में अनेक वर्ग और गुटों का उदय होगा। नंबर 5, प्रवासी नागरिकों पर लागू नहीं, जैसे मान लीजिए कोई विदेश में रह रहा है, कोई यहाँ थोड़े समय के लिए रहा, तो ये धारणा जो है नागरिकता उन पर लागू नहीं होती। तो ये आलोचना की जो बिंदु हैं वो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि अरस्तु ने जो नागरिकता की धारणा दी है उनकी किन सिद्धांतों या विशेषताओं के आधार पर आलोचना की जाती है, तो वो आपको ये नोट कर लेना अपनी किताब में, बुक में, कि अत्यधिक सीमित और संकुचित धारणा, धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण, अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं, अनेक वर्गों और गुटों का उदय, प्रवासी नागरिकों पर लागू नहीं। तो इन आधारों पर जो है अरस्तु की नागरिकता के संबंध में आलोचना की जाती है। अब देखिए अगला बिंदु पर पढ़ते हैं, अगला वाला टॉपिक जो अरस्तु ने न्याय के संबंध में कौन सी धारणा दी है। न्याय के लिए अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु के द्वारा न्याय। देखिए अरस्तु न्याय के संबंध में क्या कहता है कि अरस्तु जो है न्याय को सद्गुणों का समूह है मानता है। ये आपको बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आपको न्याय अरस्तु की जो न्याय संबंधी धारणा उसके बारे में पूछा जा सकता है। हालांकि जो प्लेटो और अरस्तु की न्याय की जो धारणा है उनमें अंतर काफ़ी है। प्लेटो की समानी जो है अरस्तु भी न्याय को एक महत्वपूर्ण मानता है। अरस्तु न्याय को सद्गुणों का समूह मानता है और व्यक्ति के न्याय प्रिय होने के लिए आवश्यक है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। सर्वप्रथम अरस्तु न्याय के दो भेद करता है, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। यहाँ मैं लिखता हूँ पूर्ण न्याय और यह है विशेष न्याय। यानी कि अरस्तु जो है न्याय को दो भागों में बांटता है, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। फिर विशेष न्याय को जो है दो भागों में बांटता है, वितरणात्मक न्याय और सुधारक न्याय। वितरणात्मक न्याय यानी कि अरस्तु न्याय के दो भेद करता है, पूर्ण न्याय, विशेष न्याय। फिर विशेष न्याय को भी वो दो भागों में बांटता है, वितरणात्मक न्याय और सुधारक न्याय। अब देखिए पूर्ण न्याय से यहाँ क्या तात्पर्य है। पूर्ण न्याय के बारे में अरस्तु कहता है कि नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता का नाम है, और इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे। यानी कि ये क्या कह रहा है कि व्यक्ति क्या है दूसरे के साथ नैतिक गुणों का वो पालन करे। पूर्ण न्याय के बारे में अरस्तु कहता है कि व्यक्ति नैतिक गुणों का पालन करे। नैतिक गुणों चरित्र की श्रेष्ठता का नाम है, और इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे। अरस्तु के अनुसार पूर्ण न्याय कानून के अनुरूप आचरण करने में निहित है। कानूनों के अनुरूप, यहाँ मैं लिखता हूँ कानूनों के अनुरूप आचरण। तो न्याय के बारे में पूर्ण न्याय नैतिक गुणों का पालन करना और कानूनों के अनुसार न्याय। विशेष न्याय के संबंध में क्या कहता है अरस्तु
कि विशेष न्याय का संबंध सद्गुण और भलाई के विशेष रूपों से है। सद्गुण और भलाई, यहाँ मैं लिखता हूँ सद्गुण और भलाई के रूपों से इसको परिभाषित करता है विशेष न्याय को। इसके आगे क्या कहता है, जिनके आधार पर हम दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करते हैं। दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार, यहाँ मैं लिखता हूँ दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार। अब विशेष न्याय को दो भागों में बांटता है, वितरणात्मक न्याय और सुधारक न्याय। वितरणात्मक न्याय से मतलब है कि जो व्यक्ति जिसके अनुसार योग्य है उसको उसी अनुसार न्याय मिले, और सुधारक न्याय का मतलब है कि यानी कि व्यक्ति गलती करता है तो उसे सुधारने का उसे मौका दिया जाना चाहिए। वितरणात्मक न्याय के संबंध में अरस्तु क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता को दृष्टि में रखते हुए राजनीतिक पदों, सम्मान, अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण रीति से करे, क्योंकि इनके विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न हो जाता है जो क्रांति को जन्म देता है। स्वयं अरस्तु के शब्दों में इसका अर्थ है कि राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए योगदान के अनुपात में प्रत्येक के द्वारा अधिकार की प्राप्ति, उचित भाग प्रदान वो करता है। योग्यता के अनुसार भाग, योग्यता के अनुसार भाग प्रदान किया। सुधारक न्याय का मतलब है कि व्यक्ति में सुधार होना, यानी कि जो व्यक्ति अपराध करता है तो उसे सुधारने का मौका दिया जाए। चाहे जो व्यक्ति पारस्परिक व्यवहार में जो बुराइयां उत्पन्न होती है उन्हें दूर करता है। यहाँ लिखा है बुराइयों को दूर करना। बुराइयों को दूर करना। तो अरस्तु के द्वारा जो न्याय सिद्धांत दिया गया है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्लेटो के समान ही अरस्तु न्याय की बात करता है और न्याय को महत्वपूर्ण मानता है। तो न्याय को वो दो भागों में बांटता है, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। पूर्ण न्याय से यहाँ तात्पर्य नैतिक गुणों का पालन करना और कानूनों के अनुरूप आचरण करना। विशेष न्याय को वह सद्गुण और भलाई के रूप में परिभाषित करता है और दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करने के रूप में परिभाषित करता है। विशेष न्याय को फिर वो दो भागों में बांटता है, वितरणात्मक न्याय के रूप में और सुधारक न्याय के रूप में। वितरणात्मक के रूप में वो परिभाषित जो व्यक्ति जिस प्रकार से योग्य है उसको उसी अनुसार भाग मिलना चाहिए, तो योग्यता के अनुसार भाग प्रदान किया जाए। सुधारक न्याय में जो व्यक्ति में बुराइयां हैं उनको सुधारा जाए या उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। और अरस्तु न्याय के संबंध में इस प्रकार की बात वो करता है। जैसे मान लीजिए आपसे 5 नंबर का या 2 नंबर का सवाल इसमें पूछा जा सकता है, बड़ा सवाल इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 5 नंबर का सवाल आपको परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस प्रकार का ये चार्ट आपको उसमें बनाना है, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि वास्तव में स्टूडेंट विद्यार्थी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो अपन ने आज वाली क्लास में नागरिकता के बारे में पढ़ा कि किन व्यक्तियों को नागरिकता वो देना चाहता है, किन व्यक्तियों को नागरिकता से वो मुक्त रखना चाहता है। तो जैसे मान लीजिए नागरिकता के संबंध में आपसे बड़ा सवाल इसमें पूछा जा सकता है। आप जैसे बुक्स वगैरह नोटबुक पढ़ते हैं तो उसमें और भी विस्तृत रूप से उसमें दिया हुआ है। इसके अलावा नागरिकता के संबंध में जो आलोचना के बिंदु हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। न्याय के संबंध में आपसे बड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा, 20 नंबर का छोटा सवाल इसमें पूछा जा सकता है, 5 नंबर का या 2 सवाल का। तो जो मैंने बोर्ड पे आपको चार्ट बना के बताया है उसी प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अब अरस्तु की जो संविधान के बारे में या संविधानों का जो वर्गीकरण किया गया है वो अपन अगली वाली क्लास में देखेंगे। क्रांति के संबंध में जो विचार वो दिया गया है तो अपन वो देखेंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। थैंक यू।